का पत्थर भी है, वायु भी है, मिट्टी भी है और मिनरल्स भी हैं, सभी के सहअस्तित्व। और जो ब्रह्मांडीय किरणों का जो एक प्रभाव है, एक सूरज की गर्मी का जो ताप है, और गर्मी से जो एक दबाव सा बनता है, तो इन सभी के संयुक्त रूप में क्षार और अम्ल का एक प्रभाव को हम देखते हैं। ठीक ठीक ठीक। जिसको हम कोशिश करके आर्टिफिशियली लैब में जो अभी हम करते हैं, तो माने हम प्रेशर भी देते हैं उनको और हम हीट भी देते हैं। ठीक। क्योंकि कहीं पे चूना पत्थर है ना, चूना अपने आप में एक क्षारीय वस्तु है। हाँ, अरे ये तो बहुत सुंदर आपने बताया, और थोड़ा सा इसको खोल दीजिए, ये बहुत ब्यूटीफुली आपने खोला, इसको थोड़ा सा और विस्तार कर दीजिए तो आई थिंक सबके समझ में आ जाएगा। नहीं, मुझे इस पर कैसे बताऊं, इस पर आएगा आगे सृष्टि दर्शन में। मतलब जैसे होने के रूप में पानी आने से पहले पदार्थावस्था रहा ही है, हम्म। तो मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु ये तो रहे ही, बराबर है। और इसी से धरती ठोस हुई। हम्म। धरती ठोस हुई तो कहीं ऊपर है, कहीं गड्ढा है। राइट। धरती पूरी गोल नहीं है जैसे हम ड्रॉ करते हैं। करेक्ट है, हाँ। तो वो गड्ढा इसीलिए हुआ ताकि पानी आके उसमें रुके। हम्म। ठीक बात। ये बात तो मेरे को बिल्कुल पकड़ में आती है। और पानी रुकने से, लंबे समय तक पानी रुकने से उसमें जो रासायनिक क्रिया है ना, रासायनिक क्रिया का प्रारंभ हमें दिखता है। हम्म। पानी से ही मुख्य रूप से रासायनिक क्रिया का दिखता है, उसके पहले भी है, पर पानी में हमें एकदम स्पष्ट रूप से दिखता है। तो वहां पे योग, जो यौगिक विधि, इसीलिए मैं कह रही थी मानव दर्शन में ये आएगा, जो यौगिक है, मिश्रण है, ये सब हमें समझ में आएगा। जैसे दो वस्तु का मिलना और उस वस्तु को हम अलग कर सकते हैं, उसको मिश्रण कहते हैं। ठीक है। अब जैसे चूना पत्थर है ना, बहुत सारे रॉक्स के भी हैं। हाँ। तो चूना पत्थर एकदम इसलिए क्योंकि उसको जब हम चूने को उपयोग करते हैं आपकी पान आवाज में, ठीक है, तो हाँ बहुत इस। इजीली। हाँ, चूना हेलो। पत्थर का बताइए, हाँ चूना पत्थर से शुरू कीजिए। हाँ, चूना पत्थर बहुत ऐसा चीज है जिसको हर कोई जानता ही हाँ जी। है ना। चूना चूना को हर कोई उपयोग करता है, इसीलिए बहुत अच्छे से बराबर है। जानते हैं। हम्म। तो चूना को खाने से हमारा, अगर ज्यादा कोई पुताई कर दिया तो उसके हाथ फटने से लगते हैं। राइट। तो ये एक नेचुरल चीज है, उसको पानी में डाल दो, उस पानी को, कैल्शियम की जिनको कमी होती है, गाय के लिए है, तो पूरा चूना से पोत के रखते हैं गाय का जो जिसमें वो पानी पीती है। इसी अच्छा। तरह से मनुष्य को भी बोलते हैं, हाँ हाँ, जिसको क्षार जैसे होता है ना, किसी को एसिडिटी हो गई है या हाँ किसी को कैल्शियम की कमी है, तो अगर आपके पास कोई चीज नहीं है, तो आप चूने को भिगा के उसके पानी को भी एक मात्रा में सेवन करने को हाँ, बराबर है ना, डॉक्टर्स बिल्कुल कहते हैं। बिल्कुल बराबर है। तो ये नेचुरल विधि में है ही। तो पत्थर का संपर्क, इसी तरह से मिट्टी का भी है। जो पीली मिट्टी होती है, काली मिट्टी है, लाल हाँ मिट्टी हाँ है, हाँ इन सब का हाँ भी हाँ एक अलग अलग हाँ। है। अरे काली वाह। मिट्टी, राइट। ये तो सोचा ही नहीं कभी। बहुत सुंदर। अमेजिंग अमेजिंग। बहुत ब्यूटीफुल। क्योंकि पानी आने, जो जिससे जो मिनरल्स हम कह रहे हैं, या फिर अगर हम मैं शब्द बोलूं प्राणावस्था, हम्म। पानी के बाद में मुख्य रूप से प्राणावस्था का पूरा ही जन्म है, प्रकटन है। राइट। और राइट। जो हमको पदार्थावस्था में, हाँ जैसे सोना है ना, इसको भी भस्म के रूप में उपयोग करते हैं। हाँ, करते हैं। हाँ, तो जहाँ पर सोना है पाया जाता है, वहाँ के पानी बहुत अच्छा होता है, ऐसे सुना है, मीठा अच्छा। पानी होता है। ओह। और एक टाइप के रॉक्स, जैसे नदी में कहते हैं ना, जो ऊपर की ओर है, झरना है, वहाँ हाँ के अलग रॉक्स हैं, वहाँ का पानी अलग है। हाँ तो हाँ रॉक्स का, हाँ। ओ, अब बहुत ही सुंदर कनेक्टिविटी बैटरी है, मजा आ गया। बिल्कुल अमेजिंग। बहुत सुंदर।
तो रॉक्स का जैसे हम ये जो पाकिस्तान में है ना, मतलब हमारा ब्लैक हाँ, सेंधा सॉल्ट या नमक और फिर, ये काला नमक हाँ, वहां से आता है। हाँ, तो पाकिस्तान पूरा से। पत्थर ही है वो। हाँ, पहाड़ है वो उसके। नमक। हाँ, बराबर तो है। अगर हम प्रकृति के मतलब जब हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेवल में थोड़ा प्रकृति में जाते ही हैं तो हमें दिखने लगता है। हम्म। नहीं, थोड़ा ये तो आज आपने जो क्लियर कर दिया, ये और क्लैरिटी हो गई। पहले मेरे को थोड़ा समझ में आया था, बिल्कुल समझ में आ गया था ये बात, लेकिन अब तो बहुत ही मतलब अमेजिंग ही लग रहा है मुझे। मैं आज बच्चों को भी एक्सप्लेन करूंगी ये। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। खूब बढ़िया। हाँ, मतलब सोच नहीं सकती थी मैं इस तरह से। बहुत बढ़िया। इसलिए आपको बार बार हम लोग बोलते हैं ना कि आप एक एक पेज एक्सप्लेन कीजिए। क्या है, हमारे उसकी दृष्टि बिल्कुल हमारी अलग है, और हम जो आज रूटीन में पढ़ रहे हैं या जो हमारी समझ में आ रहा है वैसा है। लेकिन जब आप लोग उसको एक्सप्लेन करते हो तो वो बहुत सुंदर हो जाती है चीज, है ना। वो और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट बैठता हम्म, है। हाँ, थैंक यू। नहीं, दोनों ही थैंक यू प्रक्रिया है। सो मच। इस जी, इसमें जो बाबा जी ने बताया है ना अध्ययन की प्रक्रिया, इसमें बाबा जी ने बोला है जो शिविरार्थी हैं, जो अध्ययनार्थी हैं, वो बारंबार पठन करें। जब वो पठन करते हैं तो उनका वस्तु उनको प्रतीत होने लगती है, और फिर दूसरे संदर्भ में जब वस्तु प्रतीत ना हो तो उनको हम सहायता करें ताकि उन्हें वस्तु प्रतीत हो जाए। इसलिए बार बार पठन करने से आपका विश्वास बढ़ेगा। अध्ययनार्थी को लगता है हाँ, हम अध्ययन में विश्वास की स्थिति आती है जीने के लिए। तो ये दोनों के तालमेल। बराबर बात है। आप जो बोल रही हैं ये बात मेरी समझ में आ रही है, बट वही है, थोड़ा सा करते हैं और प्रयास। अब लगे ही हुए हैं, एक्चुअली हाँ, इस चीज में लगे हुए हैं, और ऐसे तो करते नहीं हैं। है कि नहीं लगे हुए। बट पर्सनल पठन नहीं हो रहा, वो तो मुश्किल जा रही। ठीक है, कोई बात नहीं, जितना हो रहा है उसी को, उसी का मूल्यांकन किया जाए। नहीं हो पा रहा है ये देखा ही ना जाए। अगर ध्यान पूर्वक हम 1 घंटे भी बैठते हैं पूरी ध्यान से तो उतना भी बहुत है, पर्याप्त है। ठीक है, तो जी, आगे थैंक चलते यू। हैं। जी, वेलकम। आज कौन पढ़ेंगे? अचल बेटा। तो दीदी आज मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही चल रहे थे अपन, तो नेक्स्ट भारती दीदी हैं। भारती दीदी आप लिख लीजिए 5 पेज, पेज नंबर 99 से। भारती दीदी मेरी आवाज आ रही है आप तक क्या? कई बार पिछले गोष्ठी में जो उनका आया था कि भैया कर रहे हैं, मतलब अटेंड कर रहे हैं, अच्छा, देख लीजिए वो कितने कंफर्टेबल हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम तक तो नहीं पहुंच रहे। अ, एक गुनिका दीदी जो है उन्होंने नया ज्वाइन किया है। ये रेखा बहन जी लोग ही हैं, उनकी बिटिया का नाम है रेखा ओके, बहन जी। अच्छा, तो फिर कल्पित भैया आप ले लीजिए आगे 99 से। कल्पित भैया। हेलो। हाँ भैया, नमस्ते। दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया। भैया। तो आप पेज 99 से ले पाएंगे भैया धीरे हाँ धीरे? हाँ, आवाज आ रही है बराबर? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है भैया, बहुत अच्छे। अर्थात न्यायपूर्ण प्रिय, न्यायपूर्ण हित और न्यायपूर्ण समृद्धि। न्याय दृष्टि से लाभ की जगह समृद्धि आ जाती है। न्यायपूर्वक उत्पादन से हम समृद्धि के मंजिल पर पहुंचते हैं, और संग्रह विधि से हम शोषण के मंजिल पर पहुंचते हैं। शोषण से हम
स्वयं भी क्षतिग्रस्त होते हैं और संसार को भी क्षतिग्रस्त करते हैं। इससे सटीकता पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है, स्वीकारने की आवश्यकता है और इस पर दृढ़ संकल्प को स्थापित करने की आवश्यकता है। इसलिए मानवीय शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे हर बच्चा स्वायत्ता होगा और 6 सद्गुणों से पूर्ण होगा। पहला, स्वयं में विश्वास। दूसरा, श्रेष्ठता का सम्मान। तीसरा, प्रतिभा में संतुलन। चौथा, व्यक्तित्व में संतुलन। पांचवा, व्यवहार में सामाजिक। छठा, व्यवसाय में स्वावलंबी। ऐसा स्वायत्त मानव परिवार में अपने आप समाधान समृद्धि को प्रमाणित करेगा। फलस्वरूप समाज सूत्र और व्यवस्था सूत्र अपने आप से निष्पन्न होता है। व्यवस्था और समाज का उद्गम स्थल ही है परिवार। इसको मैंने देखा है, यह भली प्रकार से सार्थक होता है। इसके बाद आता है व्यवस्था का स्वरूप। समझदारी के बाद व्यवस्था अपने आप उद्गमित होता ही है, बहता ही है। बढ़िया। यहाँ पे रुकते हैं कल्पित भाई जी। हाँ, इतने में आपको क्या स्पष्ट हुआ? जैसे जो पठन करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से स्पष्ट होता है, तो इसमें कौन सी बात आपको अच्छी लगी उसको थोड़ा सा अभिव्यक्त करिए। दीदी, इसमें लिखा हुआ है, इसलिए मानवीय शिक्षा की आवश्यकता है, जिससे हर बच्चा स्वायत्ता होगा और 6 सद्गुणों से पूर्ण होगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें स्वयं में विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा में संतुलन, व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवस्था में स्वावलंबी। और इस तरीके से बच्चे में स्वायत्त मानव बनने का और परिवार में भी उससे समृद्धि और प्रमाणित होने का सारा चीज मिलता है। ये बहुत अच्छी मतलब ये सारा सार आ जाता है इसके पीछे। खूब बढ़िया। और कोई भाई बहन रखिए इतने में जो उन्हें स्पष्ट हुआ हो, अच्छी बात लगी हो। रखिए, ये बहुत सुंदर आया है, एक बार है ना पुनः सोचिए, बहुत ही अच्छा आया है। रखिए कोई भाई बहन। जैसे वो आता तो बता दिए भैया। और है कि जो परिवार है, परिवार ही मेन है व्यवस्था का, और समाज का जो स्थल ही है वो परिवार ही है। परिवार से ही शुरू होगा व्यवस्था। बढ़िया। वही है। और समझदारी हो जाएगा तो उसके बाद व्यवस्था अपने आप बढ़ता है और निरंतर रहेगा। समझदारी के बाद व्यवस्था अपने आप बढ़ेगा, निरंतर के लिए, हमेशा के लिए हो जाएगा। तो परिवार से शुरू होगा व्यवस्था। ठीक है दीदी। बढ़िया बढ़िया। और पूनम आंटी जी, मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। हाँ, यही जो न्याय की दृष्टि वाली जो बात है कि न्याय की दृष्टि होने से लाभ हट जाएगा और समृद्धि आ जाएगी। तो मतलब न्याय जो दृष्टि की जो बात है तुलन की कि प्रिय हित लाभ से जो न्याय में शिफ्ट होना है, तो यही शिफ्ट होने का ही पूरा पुरुषार्थ है यहाँ। मतलब विचारों में जो हमें जो पुरुषार्थ लगाना है, अभ्यास करना है, वो दृष्टि का ही है। और न्यायपूर्ण होने से सब कुछ हो पाएगा। जो हम जो मानवीय शिक्षा की भी बात कर रहे हैं और मानव के स्वायत्त होने की भी बात कर रहे हैं, उसकी सीढ़ी ये है, स्टेप ये है। ऐसा मैं पकड़ पा रही हूँ यहाँ। बढ़िया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें एक दो बात जो मुझे ध्यान दिलानी थी, जो भी रचिता बेटा जी ने भी बोला कि न्याय दृष्टि से लाभ की जगह समृद्धि आ जाती है, ये कैसे होता है?
जो अनुभव है, जो ज्ञान बनता उसका होता है सह अस्तित्व का। तो जब वस्तु का अनुभव होता है तो मनुष्य जितना जान पाता है उतना चाह नहीं पाता, जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता। तो जब शरीर जैसे जीवन में सब कुछ को जान लिया और शरीर की भोगने की एक सीमित है, उसकी सीमित शक्ति है, या फिर कहें उसका स्लो है, वो बहुत भोग नहीं सकता। जितना जान लिया उससे कम ही चाहता है, जितना चाह लिया उससे कम ही है, और ऑटोमेटिकली सीमित ही लगती है और आवश्यकता से अधिक होने का भाव ऑटोमेटिक होता है। एक तो ये बात थी। दूसरा, व्यवस्था बनाई नहीं जाती, व्यवस्था स्वयं स्फूर्त है। ये एक बहुत सुंदर बात है। तो कई बार होता है कि नहीं, ये व्यवस्था मुझे बनानी है, ये मुझे करना है, तो ना मुझे कुछ करना है ना मुझे कुछ पाना है, मुझे केवल समझना है। समझने से व्यवस्था स्वयं स्फूर्त ही होती है। दूसरी बात। तीसरा, मैं वापस से इन 6 सद्गुणों पर एक थोड़ा ध्यान दिलाना चाह रही थी। एक बार इस पे सुचित्रा दीदी ने बहुत सुंदर प्रकाश डाला है, पर फिर भी इसको बारंबार हम जितना करेंगे, कुल मिलाकर यही 6 सद्गुण हैं। इसको 5 भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन ये कई बार एक साथ भी दिखता है। तो इसमें 6 है, इसको 5 भी कह सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर ये 5 ही बिंदु है या 6 ही बिंदु हैं। तो जब हम स्वयं में विश्वास कहते हैं, बहुत सारे अध्ययनार्थियों और मैंने स्वयं में भी देखा, अभी सारी शिक्षा से स्वयं में विश्वास या तो मेरी रूप से है, या मेरे किसी टैलेंट से है, या तो मैं जब भी आपको पूछे भाई आप कौन है, तो आप क्या बताते, वो ही आपकी पहचान है, वो ही आपका अभी विश्वास का एक वस्तु है। कोई अपना पद बताता है, कोई अपना टैलेंट बताता है, कोई अपना धन बताता है। तो स्वयं में विश्वास मेरा है ही नहीं, क्योंकि जो विश्वास कहाँ से आया? स्वयं में। तो जब तक स्वयं को नहीं जाने तो विश्वास कहाँ है? तो स्वयं में विश्वास का मतलब हु एम आई, मैं कौन हूँ, शरीर कौन है, मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, मैं कहाँ से आया, शरीर कहाँ से आया, मैं कब तक हूँ, शरीर कब तक है। तो स्वयं मतलब मैं और शरीर, जीवन और शरीर का संयुक्त रूप जो मानव है, इसके बारे में पूरी स्पष्टता होना, पूरी जानकारी होना, उसको बारंबार देखना, ये है स्वयं। तो स्वयं को जानने से स्वयं में विश्वास होता है। जैसे हमको पानी में विश्वास होता है, पानी पिएंगे तो प्यास बुझेगी, तो मैं पानी को समझता हूँ। क्या मैं स्वयं को समझती हूँ? क्या मेरे को स्वयं के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है? तो जब तक स्वयं, जीवन और शरीर, ये शरीर बना है सप्त धातु से, वो उसकी आगे चर्चा और होगी। और जीवन है गठन पूर्ण वस्तु। इनको दोनों को अच्छे से नहीं समझने से स्वयं नहीं समझ में आता और विश्वास भी समझ में नहीं आता। तो स्वयं में विश्वास समझने के लिए स्वयं का बोध और शरीर का ज्ञान, ये दोनों आवश्यक है। ठीक है, ये होने से हम स्वभाव गति में रहते हैं, नहीं तो आवेशित गति ही रहती है, क्योंकि स्वयं को शरीर माने रहते हैं। तो ये एक स्पष्टता मैं सोच रही थी, इस पर मैं बात रखती हूँ। तो स्वयं में विश्वास किसी टैलेंट से नहीं आएगा, किसी भी प्रतिभा से नहीं आएगा, वो जीवन ज्ञान और शरीर ज्ञान से ही आएगा। दूसरा है श्रेष्ठता का सम्मान। आज ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूरी शिक्षा में। एक बच्चा दूसरी की श्रेष्ठता देखना नहीं चाहता, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहता है। तो विकास क्या है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे श्रेष्ठता क्या वस्तु है, ये समझ में नहीं आता। विकास का मतलब ही है चेतना में विकास, जीव चेतना से मानव चेतना में चलना, यही विकास है।
तो ये विकास जैसे स्पष्ट होता है वैसे श्रेष्ठता स्पष्ट होती है। क्या स्पष्ट होता है कि अमानवीयता से मानवीयता श्रेष्ठ है। तो अब हम देख रहे हैं कि मुझसे बेहतर जीने वाले लोग हैं, तो मैं उनसे कंपटीशन क्यों करूं? उस श्रेष्ठता की स्वीकृति करने से मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं उनकी किस चीज का सम्मान करती हूँ? उनके आचरण का। जैसे ही आपने श्रेष्ठता मतलब अमानवीयता से मानवीयता, इस आचरण का सम्मान करना शुरू किया, वो आचरण आप में आना शुरू हो गया ऑटोमेटिक। व्यवस्था स्वयं स्फूर्त होती है। जितना ज्यादा आप व्यवस्था को एप्रिशिएट करोगे, स्वीकार करोगे, सहमत होगे, वो चीज अपने आप हमें आती जाती है। तो अमानवीयता से मानवीयता श्रेष्ठ है, मानवीयता से देव मानवीयता श्रेष्ठ है, और देव मानव से दिव्य मानव श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठता अभी नासमझ व्यक्ति को नहीं आती। नासमझ व्यक्ति अपने से ज्यादा का मूल्यांकन नहीं कर पाता, पर अध्ययन विधि से अगर उसे परिभाषा समझ में आती है तो वो वहां तक देख पाते। नहीं नहीं, ये इस पद के व्यक्ति हैं, ये मानव पद के हैं, ये देव मानव के हैं। इस पद को समझने से, देखने से उस श्रेष्ठता का सम्मान कर पाता है और वो खुद श्रेष्ठ बन पाता है ना। तो ये दूसरा था श्रेष्ठता का सम्मान। तीसरा है, दीदी एक मिनट, इसमें जो आपने बोला अमानवीयता से मानवीयता का जो है वो, तो उसमें मानवीयता जो है वो तो अपना जो देव और दिव्य जो है उसमें मान्यता रहेगी तभी तो वो चीज हो पाएगा ना। हाँ, तो इसमें मानव, देव मानव और दिव्य मानव में स्थिति रूप में तीनों ही पद बराबर हैं। मानव पद में न्याय प्रमाणित होता है, देव मानव पद में धर्म प्रमाणित होता है, और दिव्य मानव पद में सत्य प्रमाणित होता है। और दिव्य मानव मतलब पद मुक्ति की स्थिति है, वो केवल उपकार विधि से चलने वाली स्थिति। दीदी उसको भी तो मानवतापूर्ण आचरण ही बोलेंगे ना, कि उसको अलग कुछ बोलेंगे, ऐसा जो बोल रहे हैं आप? उसको मानवीयतापूर्ण आचरण ही बोलेंगे, पर उसमें और कैसे कहें, भागीदारी बढ़ चुकी है। अभी तक परिवार में प्रमाण था न्याय रूप में, अभी अखंड समाज में प्रमाण हो रहे हैं, तो दायरा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उसके बाद अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में आपका भागीदारी बढ़ गया, वो और बढ़ गया। वो सभी मानवीयता ही है, पर उससे और श्रेष्ठतम होते जा रहे हैं। अच्छा। इस श्रेष्ठता को पहचान पाना अभी कितना भी मूल्य शिक्षा जैसे हमारे बच्चे ले रहे हैं, कुछ बच्चे संस्कार रूप से ले रहे हैं, पर अपने माता पिता ने अगर जन्म दिया है, बाबा जी ने एक जगह बोला है, माता पिता ने जन्म दे दिया, यही उनकी श्रेष्ठता है। मानवीय परंपरा के लिए उन्होंने हमें आगे बढ़ाया। इतनी श्रेष्ठता भी अभी हम बच्चों को नहीं दिखा पाते। तो इस तरीके से जो श्रेष्ठता की वस्तु है वो बच्चों को दिखाई जाए। पूर्वजों की श्रेष्ठता को देखने से, सम्मान करने से स्वयं श्रेष्ठ बनते हैं। तीसरा है प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन। इस पर हमने काफी बात की थी। प्रतिभा का मतलब है समझदारी, समझदारी के अनुरूप मतलब मानवीयता के अनुरूप आहार विहार व्यवहार, ये प्रयोजन के साथ में जी पाना। और इसी तरीके से व्यवहार में सामाजिक का मतलब है कि जो व्यवहार है वो लाभ हानि मुक्त है मेरा व्यवहार, अपने पराये से मुक्त है व्यवहार, इसको कह रहे हैं। और संबंधों में व्यवहार का प्रमाण जो दे रहे हैं, समाधान समृद्धि का जो एक मानव दूसरे मानव को क्या प्रमाण देगा कि मैं मानव होने का मैं आपको क्या प्रमाण दूं, आप मुझे क्या प्रमाण देंगे, वो है समाधान और समृद्धि। यही व्यवहार की वस्तु है। इसी रूप में व्यवहार में सामाजिक हो पाते हैं।
और जब तक लाभ का चक्कर है या हानि का चक्कर है, सामाजिक हो ही नहीं पाते, व्यवहार हो नहीं पाता। और अंतिम है व्यवसाय में स्वावलंबी। तो स्वावलंबी का बहुत सुंदर परिभाषा है। ये एक स्वयं स्फूर्त मानवीय परंपरा की एक गति है। स्वावलंबी मतलब स्वयं पर आधारित, मतलब मैं अपनी आवश्यकता पूरी कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार की आवश्यकता अपने श्रम से, उत्पादन विधि से करने वाले को स्वावलंबी कहते हैं। तो ये एक स्वावलंबी की एक बात थी। तो ठीक है, मुझे इतनी बात कहनी थी इस लाइन में, है ना। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत स्पष्ट ये हुआ जो होगा। ये अच्छा स्पष्ट हुआ। मैं ये बोल रहा था, प्रतिभा में संतुलन और व्यक्तित्व में संतुलन। प्रतिभा में जो है वो समझदारी के साथ में जीना, और व्यक्तित्व में संतुलन क्या है, वो जो खान पान है उसमें। हाँ, मतलब अभी मनुष्य आहार कुछ करता है, बात कुछ करता है, व्यवहार कुछ करता है, तो उसमें संतुलन नहीं दिखता है। तो आहार, विहार और व्यवहार तीनों में संतुलन। प्रतिभा और वो और संतुलन, व्यक्तित्व दोनों और में वो आहार में संतुलन कहाँ से आएगा? जैसी समझ है वैसा आहार करते हैं, जैसा समझ है वैसे विहार करते हैं। तो सहअस्तित्व पूर्वक जो समझदारी है उसके अनुरूप आहार, उसके अनुरूप विहार और व्यवहार। मेरे एक डाउट और थोड़ा सा जा रहा था, प्रतिभा और व्यक्तित्व दोनों में अंतर क्या है सर? प्रतिभा और व्यक्तित्व। प्रतिभा का प्रतिभा मतलब है कुशलता, निपुणता और पांडित्य। मतलब कुछ पांडित्य मतलब तीनों ज्ञान संपन्न होना, जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान संपन्न होना, इसको हम कह रहे हैं पांडित्य। और कुशलता और निपुणता व्यवहार से और एक स्किल से है, कि मैं स्किल में निपुण हूँ। जैसे मकान बनाने का एक अगर मुझे स्किल है, उसमें मेरी निपुणता है, उसको कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, और तो व्यक्तित्व? और व्यक्तित्व में मतलब व्यक्ति के रूप में मेरा आचरण कैसे दिखता है, तो वो मेरे आहार, विहार और व्यवहार से दिखता है। तो एक को कह रहे हैं, प्रतिभा को कहेंगे स्थिति और व्यक्तित्व को कहेंगे गति। है ना। तो प्रतिभा है एक समझ, जिसको कहेंगे होना, और वो होने के अनुरूप मेरा रहना कैसा दिखता है, तो व्यक्तित्व को कहेंगे रहना। होना, रहना, स्थिति, गति, दोनों रूप में इसको समझ सकते हैं। ये अविभाज्य है। ठीक है ठीक है दीदी, बढ़िया। जी, बढ़िया बढ़िया जी, आगे चलते थे। हाँ दी। हर अभिभावक अपने बच्चों को सिखाता ही है, उसके बाद शिक्षण संस्थाओं में सिखाते हैं, फिर राजगति धर्मगति अपने ढंग से सिखाते हैं। इस शिक्षा से हम जो भी शिक्षा पाए उससे मानव बने नहीं है। अब विचार इतना ही है, प्रयत्न इतना ही है, प्रमाण इतना ही है कि हम मानव बन सके, मानव परंपरा बन सके। इसके इससे फायदा होगा नैतिकता का संतुलन और मानव में न्याय स्थापित हो जाएगा। न्यायपूर्वक व्यवस्था में जीना ही है। यह कौन सा बड़ा दुर्गम कार्य है, किंतु मानव को इसकी आवश्यकता महसूस होने की जरूरत है। अभी तक जो भी किए हैं संवेदनाओं के आधार पर किए हैं, जिससे हमारी जरूरत पूरी होने वाली नहीं। इसी से धरती बर्बाद हो गई। आदमी तो बर्बाद है ही, इसीलिए आबाद होना है। तो मानवता को पहचानना ही होगा। मानवतापूर्ण व्यवस्था में
जीना होगा और उसकी निरंतरता को की संभावना है। वर्तमान में मुद्दा है कि नैतिकता के साथ अपराध रुक जाए, व्यवस्था का रुख है। पहला, शिक्षा संस्कार में भागीदारी, न्याय सुरक्षा में भागीदारी। तीसरा, उत्पादन कार्य में भागीदारी, विनिमय। चौथा, विनिमय कोष में भागीदारी। पांचवा, स्वास्थ्य संयम में भागीदारी। इन पांचों आयामों में भागीदारी की व्यवस्था में भागीदारी है। यह जागृति के बाद ऐसी व्यवस्था हर आदमी से उद्यमित होती है, हर आदमी में प्रमाणित होती है। इस प्रकार सार संक्षेप में व्यवस्था की प्रस्तुति पूरी हुई। हर बुद्धिमान इसे स्वीकारता है। कोई भी मुद्दा समझ में आते तक शोध अनुसंधान कहलाता है। शोध या अनुसंधान की हुई वस्तु जब हम प्रमाणित करते हैं तो उसकी शिक्षा संस्कार विधि से लोकव्यापीकरण करना आप पहले से ही जानते हैं। लोकव्यापी आप पहला मुद्दा है। लोकव्यापीकरण करते समय जो शिक्षक होते हैं वे अध्याय अध्यायवासी विधि से व्यवहारिक विधि से तर्कसंगत, विवेक विज्ञान विधि से पारंगत होंगे। पारंगत होने का मतलब अवधारणा से है। अवधारणा के पश्चात हर आदमी अपनी ही प्रवृत्ति, अपने ही प्रयास, अपने ही आवश्यकता से प्रमाणित होना बनता है। प्रमाणित होने की आवश्यकता हर आदमी में समाहित है। जब आपको यह महसूस होगा कि प्रमाणित होना नितांत आवश्यक है, जो आप कहाँ चुप रहेंगे, आप ही प्रमाणित होंगे ही। पहले अनुसंधान विधि से हम पाए हैं, मुझसे जो पाएंगे वह होगी अध्यय व्यवसायी विधि। अध्ययन के पश्चात स्वयं की जिम्मेदारी बोध के पश्चात शुरू होती है। बोध के उपरांत प्रमाणित करना ही होता है। किसी अवधारणा को बोध के बाद प्रमाणित करने को जब हम उद्युक्त होते हैं और संसार में संप्रेषित करने के लिए दौड़ते हैं तो हम अनुभूत होते हैं। इसके बाद ही दूसरों को बोध होना बनता है। इस विधि से हर व्यक्ति अनुभव पूर्वक ही दूसरे को बोध कराएगा। बोलने मात्र से बोध होगा नहीं। कुछ बातें हम सुनते हैं, फलस्वरूप हमें बोध हो जाता है और हम अनुसंधान में जुट जाते हैं। मेरे विधि में भी ऐसा ही हुआ है, किंतु अधिकांश लोग अध्ययन करेंगे, अनुभव करेंगे और प्रमाणित करेंगे, ऐसा मुझे समझ में आता है। खूब बढ़िया कल्पित भैया जी, बताइए इसमें आपको क्या क्या चीजें बढ़िया लगी। दीदी इसमें क्या है, मतलब हर अभिभावक अपने बच्चे को शिक्षा के रूप में कुछ न कुछ देता ही है। शिक्षण में मतलब जो राजा होते हैं राजगद्दी की चीजें को बताते हैं, जो धार्मिक होते हैं वो धर्म के हिसाब से उसको शिक्षा देते ही हैं, और भी अलग अलग चीजों से उसकी शिक्षा देते हैं और वो उसको मानव बनाने का प्रयास करते ही हैं। पर इससे पूरी तरीके से संतुलन नहीं हो पाता। जैसे प्रकृति और मानव में मतलब दोनों को सही रूप से चल नहीं पाते। मतलब ऐसी जो अभी शिक्षा चल रही है और ये न्यायपूर्ण है नहीं, और ये जीने में भी न्यायपूर्ण आता नहीं। और हम जिस मतलब जिस तरीके से आज के तरीके से चल रहे वो न्यायपूर्ण है नहीं। इससे पूरी धरती और मतलब पूरी धरती बर्बाद
मतलब होना ही है, जिस तरीके से हम आज के रूप में चल रहे हैं। और जो वर्तमान मुद्दा जो चल रहा है, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो ही रही है, उससे भी सारी चीजें नष्ट होना ही है। और व्यवस्था का रूप जो है, शिक्षा में संस्कार की भागीदारी, और न्याय सुरक्षा में भागीदारी, और उत्पादन कार्य में भागीदारी, अभिनय कोष में भागीदारी, और स्वास्थ्य में भागीदारी, ये पांचों जो चीजें हैं भागीदारी के अर्थ में है। और ये जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, इन पांचों चीजों को स्वीकारता ही है और इस आधार पे चलता ही है। और कोई भी चीज मुद्दा या अनुसंधान होता है, उसके पीछे सारा प्रमाण, सारी चीजें लगी रहती है। दीदी बस इतना ही, बाकी जी जी। और भी भाई बहन बताइए कौन सी बात इसमें अच्छी लगी आप लोगों को? इधर बैठते हैं। जी बताइए। मुझे ये वाला पार्ट बहुत स्वयं में विश्वास और ये श्रेष्ठता का समान, प्रतिभा में संतुलन, व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में समाज, व्यवसाय में स्वावलंबी, क्योंकि ये हम सब सिखा नहीं रहे हैं बच्चों को, उसका रिजल्ट दिख रहा है। और फिर ये जो लिखा है स्पेसिफिकली, संस्कार की में शिक्षा, संस्कार में भागीदारी, उत्पादन कार्य में भागीदारी, तो ये न्याय में, सुरक्षा में भागीदारी, में कोष में भागीदारी, मतलब बच्चों को हम इसमें मैथ्स पढ़ा सकते हैं, संस्कार सिखा सकते हैं, मतलब अलग से हमको कोई उसकी क्लास नहीं लगानी पड़ती है। ऐसा मेरा देखने में आ रहा है। जब वो हमारे साथ कार्य करते हैं तो अलग से हमें नहीं समझाना पड़ता। आज बच्चों को दालें भी बतानी पड़ती हैं, कौन सी दाल कौन सी है, सब्जी कौन सी है, हर चीज आती नहीं है, बिल्कुल बच्चों को नहीं आती। स्वास्थ्य के बारे में भी, मतलब ये क्योंकि मैंने घर में दोनों चीजें भी देखी हैं, इसलिए मैं उत्पादन भी जूठा छोड़ते हैं बच्चे, तो उत्पादन मतलब उनको समझता ही नहीं है कि ये कोई फार्मर उगाता है और उसमें इतना श्रम लगता है। वो जो दाना हमारे घर में होता है, बहुत लोगों का श्रम लगता है। ये दो पार्ट्स में बहुत ज्यादा, मतलब मैं कनेक्ट कर पाती हूँ उनके साथ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूनम जी। हाँ, पहले ले लीजिए आप। हाँ, पूनम आंटी जी, यहाँ पे जो लाइन आई है ना कि न्यायपूर्वक व्यवस्था में जीना ही है, यह कौन सा बड़ा दुर्गम कार्य है, किंतु मानव को इसकी आवश्यकता महसूस होने की जरूरत है। तो इस लाइन से मुझे ये पकड़ में आ रहा है कि मानव को आवश्यकता ही नहीं समझ में आ रही है कि मैं न्याय चाह रहा हूँ और न्याय क्या है, क्योंकि जितनी आवश्यकता के लिए पहचानी, सुविधा और शरीर के लिए ये चाहिए, तो उतना तो उसने अपने लिए पूरा कर ही लिया है। तो हमने इसकी व्यवस्था और साथ ही जो लास्ट में ये लाइन है कि मानवीयता पूर्ण व्यवस्था में जीना होगा और उसकी निरंतरता की संभावना है, लेकिन उसके पहले ये लिखा है कि मानवीयता को पहचानना होगा। तो मानवीयता भी हमने पहचानी नहीं है। मतलब जैसे जब हम शिविर करते हैं और उसमें हम अपने मानव लक्ष्य की बात करते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, निरंतर सुखी होना, जीवन लक्ष्य। तो ये जो लक्ष्य की पहचान नहीं होना, या मैं जो चाहती हूँ एक्चुअल में उसकी पहचान नहीं होना, उसकी आवश्यकता महसूस नहीं होना ही मतलब हमारे एफर्ट्स को दूसरी जगह लगा के रखा हुआ है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है।
क्योंकि श्रम तो हम हर समय कर ही रहे हैं, विचार निरंतर रहते ही हैं, पर वो जो दिशा जो विचार को मिलनी थी, जो लक्ष्य की पहचान होने से मिली है, मतलब ये चीज मैं बहुत अभी क्लियरली देख पा रही हूँ कि पहले शिविर के पहले हम कैसे होते हैं, शिविर के बाद हम कैसे होते हैं, और अध्ययन कर रहे होते हैं तो हम कैसे होते हैं, और वो कैसे कैसे शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि हमको कुछ पहचान मिल रही है, कुछ मिल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि चीजें ऐसी ऐसी हैं, अस्तित्व ऐसा ऐसा है। तो जैसे जैसे जितना जितना समझ आते जाता है, उसके आगे के लिए एफर्ट भी लगते जाते हैं, उससे आगे की जिज्ञासा बनती है, उससे आगे का प्रश्न बनता है, फिर उससे आगे का उत्तर भी मिलता है, क्योंकि हमारा एफर्ट उधर लग जाता है। इसको मैं इस तरह से देख रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो दीदी हम्म दीदी मैं एक्चुअली ना ये जो पांचों आयाम में जो भागीदारी है, तो जैसे कि व्यवस्था का जो स्वरूप है, मतलब मुझे पता नहीं कि मेरी समझ सही बनी है नहीं बनी है, बिकॉज का बस क्रॉस वेरीफाई कर रहा था मैं। मतलब अभी तक हमने ये किया कि ये पांचों के पांचों आयाम को अलग अलग जगह पे ना एक तरह से आउटसोर्स कर दिया कि मतलब स्कूल जो है वो शिक्षा संस्कार संभालेगा, और जैसे कि गवर्नमेंट है या जो जुडिशरी है वो न्याय सुरक्षा संभालेगी, ट्रेडर्स और बिजनेस में वो संभालेंगे, और डॉक्टर्स जो है वो स्वास्थ्य संयम संभालेंगे। पर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हर परिवार जो है वो पांचों व्यवस्था में भागीदार है। शिक्षा वेरी गुड। जिम्मेदारी है, न्याय सुरक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है, और मतलब ये पांचों आयाम में ही व्यवस्था मतलब वो मेरे अंदर से है, मतलब वो स्वास्थ्य संयम भी मेरी जिम्मेदारी है। तो एक तरह से मतलब जहाँ पे हमने मतलब स्पेशलाइज कर दिया था चीजों को, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया था, अब हम ये बात कर रहे हैं कि हर परिवार अपने आप में इन पांचों आयामों में भागीदारी कर रहा है। तो मतलब सब पूरी तरह से मतलब व्यवस्था ऊपर से नहीं, ऊपर से नीचे नहीं आ रही, हर परिवार व्यवस्था में है। मतलब पहले हर मानव व्यवस्था में है, फिर हर परिवार व्यवस्था में, और ऐसे करके व्यवस्था ऊपर जा रही है। तो ऐसा कुछ मैं पकड़ पा रहा था। बहुत बढ़िया, जोरदार, बिल्कुल ऐसा ही है। अध्ययन करते करते हम सभी परिवारों में, जैसे हमारा परिवार जो है शिक्षा में, तो मुख्य रूप से जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव में हमारी शिक्षा में भागीदारी है, और अभिभावक विद्यालय, और पूरे देश में जहाँ जहाँ उत्पादन हमारा परिवार करता ही है। विनिमय के स्वरूप में हम लोगों ने एक छोटा सा लस्सी सेंटर अछूटी के पास में ही खोला था। नृत्य के माध्यम से, नृत्य और संगीत के माध्यम से स्वास्थ्य में भागीदारी है। न्याय अभी हम बहुत छुपाए हैं ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, पर संबंध और संपर्क का निर्वाह का जो एक दायरा है वो बहुत बड़ा है। तो ये हर अध्ययनार्थियों के साथ में होता ही है। जैसे जैसे हम समझते हैं ये व्यवस्था बनानी नहीं है, ये स्वयं स्फूर्त इन पांचों व्यवस्थाओं में बगैर जिए आपको तृप्ति ही नहीं मिलेगी, ये आपको पता चलेगा। तो जैसे ही एक परिवार अध्ययन में करता है और उत्पादन में जुड़ता है, अपना पराया उत्पादन व्यवस्था में लगने से अपना पराया बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि चार लोग के बगैर कोई काम होता नहीं। तो श्रेष्ठता का सम्मान करना बनता है। खाना पीना जो हम खाते हैं वो ही आप, जितने भी आपके अतिथि हैं वो ही वस्तु आप खिला पाते हैं। तो आवश्यकता से अधिक ये उत्पादन कार्य, ये सभी हमको मानवीयता, मतलब जैसे हमको बहुत समझ में आएगा तब सब करेंगे, ऐसा कोई चीज नहीं है। हमको समझते समझते करते जाते हैं, तो स्वयं को भी समझते हैं और विश्वास को भी समझते हैं। तो बहुत सुंदर सचमुच जीने का ये भागीदारी का अपना भाग्य खुल जाता है, ये भागीदारी करने से। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति सभी भाई बहनों की। पूनम आंटी आगे जी, चलते हैं। हाँ, ये पांचों आयामों में भी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि पांचों आयाम एकदम इंटरकनेक्टेड है। मतलब एक शुरू करेंगे तो बाकी साथ साथ शुरू होंगे ही। मतलब किसी एक को करने से हम जो आप बोल रहे हो ना कि हमें तृप्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये चीज ना एकदम साफ साफ समझ में आ रही है। मतलब जब हम शिक्षा भी दे रहे हैं तो बाकी पांचों चीजों को छोड़ के शिक्षा पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हेलो,
ये लेफ्ट हो गई लगता है, अभी तो लेफ्ट हो हाँ, गया। पूनम दीदी शायद डिस्कनेक्ट हो गई। नहीं, बढ़िया बोल रहे हैं अच्छे से, उचित कर दो। जी अब आगे बढ़ जाते हैं, पूनम आंटी जी आएंगे तो फिर बात कर लेंगे। वैसे आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा कि मतलब अगर अपन देखें तो उत्पादन कार्य जो है उसमें भी विनिमय नहीं करेंगे तो उत्पादन कार्य हम अकेले कर ही नहीं सकते। तो ये काफी अच्छा है पॉइंट। वैसे पूनम दीदी वापस ज्वाइन कर ली है। दीदी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। वो अचानक से हो गया था। हाँ, रचिता बेटा आप बोल रहे थे, मैं पूरा सुन नहीं पाई थी। जी आंटी जी, मैं ये कह रही थी कि ये पांचों पॉइंट मुझे इंटरकनेक्टेड लग रहे हैं। जो आप बोल रहे थे कि एक चीज पूरी होने से हम तृप्त महसूस नहीं करेंगे, वो चीज एकदम ऐसे साफ साफ लग रही है कि जब हम शिक्षा भी दे रहे हैं तो जो बाकी चारों पॉइंट है वो कवर नहीं होते हैं अगर शिक्षा में, तो शिक्षा अधूरी है। हम्म, मतलब हमारी शिक्षा का कंटेंट बाकी चारों चीजें ही है। अगर हम स्वास्थ्य संयम भी बता रहे हैं तो स्वास्थ्य संयम का लक्ष्य क्या है, तो ये पांचों चीजें हैं, बाकी चारों चीजें हैं कि स्वस्थ शरीर हो गया, लेकिन स्वस्थ शरीर को मिलने का आप उसका सदुपयोग कैसे करोगे, तो ये सारी चीजों से होगा। तो ये पूरा एकदम इंटरकनेक्टेड लग रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। समझदार परिवार के लिए ये 5 आयाम है भागीदारी करने के लिए। खूब सुंदर। आगे चलते हैं कल्पित भैया। हाँ दीदी, ये प्रश्न है, पहले से जो प्रचलित परंपराएं हैं और उनमें फंसा हुआ जो आदमी है, उस उनके बारे में आपका नजरिया क्या है? उत्तर, देखिए आपने दो शब्द प्रयोग किए हैं, पहला परंपरा, दूसरा सामान्य आदमी। मैंने परंपरा को जो समझा हूँ उसे चार भागों में प्रस्तुत करता हूँ। पहला शिक्षा, दूसरा धर्मगति, तीसरा राजगति, चौथा व्यापार गति। यही परंपरा के कर्णधार हैं, नौका है। इसी के प्रक्रांत से हर व्यक्ति सफर करता है। मैंने जो देखा है, परंपराएं पूर्ण जर्जर हो चुकी है, इसीलिए इसमें सफर करने वालों को ये कुछ दे नहीं सकती। परंतु ये चारों परंपराएं इतना डींग हाँकते हैं कि हम सब कुछ आपको तारने के लिए ही शुरू किए हैं, लगाए हैं, किंतु तरता हुआ एक आदमी भी नहीं दिखा, बल्कि जो तारने वाला है वह भी उसी में डूबा दिखाई देता है। इस आधार पर मैंने कहा कि परंपराएं सब सड़ चुकी है, बेकार हो चुकी है, सार्थकता का स्रोत है तो मनुष्य। मैंने अध्ययन किया है, हर मनुष्य कम से कम 51% से अधिक सार्थक है। मनुष्य सुधर सकता है, परंपरा सुधरने के स्थान पर दूसरी परंपरा ही स्थापित होगा। परंपरा सुधरने वाला नहीं, सुधरने की उसमें वस्तु नहीं है। सार्थक शिक्षा हो, निरर्थक शिक्षा हो, सार्थक राज्य हो, निरर्थक राज्य हो, शिक्षा की परंपरा, राज्य की परंपरा तो रहेगी ही। जैसे वर्तमान में राज्य का मूल्य तत्व है शासन, जिसका आधार है संविधान, जिसका मूल है शक्ति केंद्रित शासन, जिसका मतलब है गलती को गलती से रोको, युद्ध को युद्ध से रोको, अपराध को अपराध से रोको। इसमें आदमी को क्या होना है, रोकने से क्या सुधरेगा? जितना रोकने गए उतना ही अपराध युद्ध बढ़ता गया। यह तो सबके सामने है। व्यापार का व्यसन तो शोषण से छूटता ही नहीं। धर्म का व्यसन है सबको आश्वासन देना और सम्मान पाना। आश्वासन क्या देना, पापी को तारूंगा, स्वार्थी को परमार्थी, अज्ञानी को ज्ञानी बनाएंगे। इन आश्वासनों को के पूरा होने का कोई प्रमाण तो मिलता नहीं। मानव जाति आज तक सोचती रही, मैं गलत हूँ, परंपराएं सही है। यहाँ से मैं आदमी की आंख खोलना चाहता हूँ, परंपराओं की आंखें नहीं,
मैं परंपरा से लेन देन नहीं करता हूँ। मैं एक आदमी हूँ, आदमियों से संबंधित हूँ। आगे का प्रश्न। एक तरफ तो आप परंपराओं को सड़ा हुआ बताते हैं, जबकि आदमी उसी परंपरा में पक कर आया है, तो आदमी को भी उस परंपरा में पकने की वजह से सड़ा हुआ होना चाहिए। तब भी आप कहते हैं कि आदमी 50% से अधिक सार्थक है। आपके सार्थक होने का क्या तात्पर्य है? उत्तर। सभी 4 परंपरा की बात कही गई है, उसमें बैठे लोगों में सुधार की जिज्ञासा नहीं है। गद्दी परस्पर पर स्थितों को और गद्दी के दस्तावेजों से जिज्ञासा का आधार नहीं है। इस आधार पर वह सड़ चुका है, जबकि हर आदमी के किसी कोने में जिज्ञासा उदय रहता ही है। इसी आधार पर मैं कहता हूं कि आदमी 51% से अधिक ठीक है। प्रश्न। आपने विकास की बातें कही है। अभी तक तो हम गांव में सड़क बन जाना, बिजली लग जाना, आदमी का बढ़ जाने को विकास कहते हैं। आपको विकास का क्या अर्थ है? उत्तर। चेतना विकास की मानव में विकास है, किंतु अभी तक जो विकास सड़क बन जाना, इमारत बन जाना को कहते रहे हैं, और तो और हर तहसील में जेल बन जाए उसको भी विकास कर रहे हैं। चमका हुआ मकान को विकास कहते हैं। इसे हमारा बहुत बड़ा विरोध नहीं है, क्योंकि मनुष्य की सामान्य आकांक्षा महत्वाकांक्षा में जो साधन चाहिए उसके क्रम में ये समाहित होते ही हैं, किंतु इसको उपयोग करने के क्रम में सामाजिक चेतना की आवश्यकता है। यांत्रिक चेतना में हम कहीं न कहीं गलती और अपराध में चले जाएंगे। मानव को कहीं न कहीं सामाजिक चेतना, व्यवहारिक चेतना, व्यवस्था की चेतना की आवश्यकता है। विकसित चेतना सहज समझ के क्रम में ही यह जीवन विद्या की बात रखी है। इसके बाद शिक्षा का मानवीकरण एक प्रस्ताव है। इसके पश्चात परिवार मूलक राज्य व्यवस्था एक प्रस्ताव है। इन तीनों प्रस्तावों के आधार पर एक नजर डाले तो हम जितना कम से कम धरती को घायल करेंगे, उतना ज्यादा दिन हम टिकाऊ होते हैं। धरती को ही बर्बाद करके आदमी कहाँ रहेगा? इसलिए मनुष्य विकसित हो गया। इसका आधार है मनुष्य परिवार में समाधान और समृद्धि को प्रमाणित कर सके, हर मनुष्य को एक ही जाति का समझ सके, व्यवहार कर सके, मूल्यांकन कर सके, अर्थात सामाजिक हो। व्यवस्था का मतलब 5 आयाम में भागीदारी कर सके। इसी को हम मनुष्य का विकास या जागृति कहते हैं। सामाजिक व्यवस्था में व्यवहारिक कहते हैं। अभी तक हमारे विकास के मायने में सुख तो मिला नहीं। निरंतर सुख के लिए समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व चारों पूरा होना चाहिए। इसके बिना सुख मिलेगा नहीं। बहुत बढ़िया कल्पित भैया। तो यहाँ तक में आपको क्या क्या बातें स्पष्ट हुई, इसको आप रख दीजिए, फिर और भाई बहन भी रख देंगे। जी दीदी। इसमें जो पहला प्रश्न था, पहले से जो प्रचलित परंपराएं हैं और उनमें फंसा हुआ जो आदमी है, उसके बारे में आपका क्या नजरिया है? ये बहुत बढ़िया एक प्रश्न रखा हुआ था। इसमें जो बाबा जी ने उत्तर दिया कि परंपरा और सामान्य व्यक्ति में मतलब ये 2 चीजें हैं। जो परंपरा और सामान्य व्यक्ति, ये दोनों चीजों में ये 2 चीज आते हैं, और उसमें तो जो परंपरा में शिक्षा और धर्म गति और राजगति और व्यवहार गति, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से है नहीं अभी, और ये पूरी तरीके से चरमराई हुई स्थिति में है। और जो आदमी को ठीक करने की स्थिति है,
वो भी बहुत अच्छी नहीं। और इस जगह पे जो व्यक्ति को ठीक करने वाले या तारने वाले व्यक्ति हैं, वो खुद भी सही रूप में नहीं है। मतलब वो खुद ही कर मतलब ठीक नहीं है, तो वो दूसरों को क्या सुधारेंगे, ऐसे वो बात रखे हुए हैं। और ऐसा वो उन्होंने बोला है कि अभी इसकी जगह पे कोई दूसरी परंपरा अच्छी है तो उसको भी स्थापित किया जा सकता है, जिससे और अच्छा हो सके और ये पूरा सार्थक हो सके सारी चीजें। ऐसा ये पहला प्रश्न का आंसर में था। ठीक बोल रहा हूँ दीदी? बढ़िया, बहुत बढ़िया कल्पित भैया, खूब बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात है। और आगे भी बोलना है? जी बताइए ना, यहाँ तक जो हम पढ़े हैं उसमें क्या बात आपको स्पष्ट हुई? हाँ, और ये तो वो पहला प्रश्न का था। और तो उसमें भी जैसे कि जो भी चीज व्यक्ति आज सीखा हुआ है तो उसमें पूरी तरीके से न्याय रूप में, मतलब गलती को गलती के रूप में ही रोका जाए, युद्ध को युद्ध के रूप में रोका जाए। और मतलब हर तरीके से शोषण हो रहा है और ये बहुत ज्यादा सही अभी चल नहीं रहा है ये शिक्षा के रूप में। जी। और परंपरा भी जो चले आ रही है शिक्षा के रूप में, ये भी सही रूप में नहीं है। और आदमी को जो बनना है वास्तविकता में उस पर ध्यान जा नहीं रहा है। ये पहले प्रश्न का पूरा सार था। अभी ये एक जो दूसरा है, एक तरफ तो आप परंपराओं को सड़ा हुआ बताते हैं, जबकि आदमी इसी परंपरा में पक कर आया है, तो आदमी को भी उस परंपरा में पकने की वजह से सड़ा हुआ होना चाहिए। तब भी आप कहते हैं कि आदमी 50% से अधिक सार्थक है। आपके सार्थक होने का तात्पर्य, आप सार्थक होने का क्या तात्पर्य है? यहाँ मुझे ये थोड़ा सी समझ में नहीं आया कि जो ये 50 और ये 51% वाली जो बातें हैं, ये शायद मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि 51% व्यक्ति ठीक है, बाकी 49% ठीक होना बचा हुआ है। ऐसा ही कुछ है क्या ये? यहाँ से और भाई बहनों को इस वाले में जो स्पष्ट हुआ इस प्रश्न में, उसको आप रख दीजिए। कौन सा वाला दीदी? हेलो। और नीचे में जी। जी, और भी भाई बहनों को इसमें जो भी स्पष्ट हुआ, जो भी बात अच्छी लगी, उसको शेयर कर लीजिए। हाँ, मुझे लगता है दीदी कि इसमें परंपराओं में जो व्यक्ति बैठे गद्दी परस्त और उनमें सुधार की जिज्ञासा नहीं है और जिज्ञासा का कोई आधार नहीं है। इसके आधार पर वो सड़ा हुआ बता रहे हैं उनको कि वो सड़ चुका, अब उसमें कोई संभावना नहीं है। और जो जिज्ञासा का उदय रहता ही है, क्योंकि प्रकृति में 51% सही होता है। मतलब कितना भी, जो मैं समझी हूँ कि कितना भी भ्रमित और बुरा इंसान हो, किसी भी उस पद पे हो, उसमें ये संभावना रहती ही है कि वो 51% पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब कितना भी उसने बुरा कोई अपराध भी किया हो, तो उसमें ये संभावना रहती है उदय होने की, अगर उसको परिस्थितियां और सही ज्ञान मिल जाता है, तो उसको वैसा वातावरण या कुछ भी अगर मिलता है तो उसमें संभावना रहती है। जी। मतलब जितना भी बुरा होगा उससे 1% ज्यादा ही रहेगा वो अच्छा की तरफ में, शुभ की तरफ में, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए उन्होंने कहा था, जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाई। और आप बोल दीजिए। जी ठीक समझे हैं, बढ़िया है, बढ़िया है। और बताइए, ये अंतिम प्रश्न में जो भी भाई बहन को कुछ समझ में आया, अंतिम प्रश्न को रख दीजिए। मुझे ये लाइन बहुत पसंद आई, व्यापार का व्यसन तो वो शोषण से छूटता ही नहीं है। क्योंकि ये जो शोषण, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ कि हर जगह आपको दिख रहा है।
और उसका पूरा कनेक्शन व्यापार से है। और आज हम मैनेजमेंट पढ़ाते हैं सब जगह, हम यही पढ़ा रहे हैं। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, बाकी लोगों को आ रही है क्या शालिनी बहन जी की आवाज? ओ अच्छा, सॉरी सॉरी, नहीं बट मेरा माइक ऑन है। किसी आ रही है दीदी, आ रही है, जी आ रही है दीदी। आ रही मैं वापस से बोलती हूँ, व्यापार का व्यसन तो शोषण से छूटता ही नहीं है। ये लाइन मुझे पकड़ में आई बहुत अच्छे से, क्योंकि आज दीदी आपको आ रही है आवाज? जी अभी आ रही है। हम एमबीए करा रहे हैं सबको, है ना। आपकी डिग्री कोई भी हो, उससे पहले एमबीए करना एक आवश्यकता हो गई है। और व्यापार का मतलब, हमने व्यापार का जो पूरा चक्कर चुंगल बना दिया है, और उसके साथ शोषण, मतलब वो आपको हर जगह दिख रहा है ना, क्योंकि वो जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो मैनेजमेंट हर जगह कर रहे हैं ना। वो घर हो बाहर हो, तो वो जो चीज है, मतलब इसको मैं मैनेजमेंट वाली चीज के साथ जोड़ पा रही हूँ। ठीक बात है। तो वो शोषण छूट ही नहीं रहा है ना उसका, और वो आपको हर जगह और हर इंसान में दिखता है। ऐसा मतलब जीने का वो तरीका ही बन गया, आप ऐसा समझ, वही तरीका है जीने का। और फिर इसके साथ वो कनेक्ट होता है कि अभी वो जो रचिता बेटी ने बोला था कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हमको कुछ चाहिए, और हमको लगता है यही जिंदगी है। ये दोनों चीजें मतलब कनेक्ट की मैंने ऐसे। जी बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अंतिम प्रश्न पर आते हैं, पूनम इसमें आंटी जो जी। स्पष्ट जी रचिता। हाँ हाँ, वो जो 51% आदमी सही है, उसमें मेरी एक तो ये जिज्ञासा बन रही है कि उसके पीछे कारण यही अपन बोलेंगे क्या, जो क्योंकि मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है, तो जीवन में क्योंकि मूल चाहत है सुखी होना और सत्य को जानना, तो वो जो बीज रूप में है हमें या मूल रूप में है, वही हमको मतलब जो 51% सही होने वाली बात है कि कभी भी वो सही की तरफ मुड़ ही सकता है, वो कभी भी सुधर सकता है, ये उसका रीजन यही होगा क्या? इसमें दो तीन चीजें हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि हर आदमी 51% से अधिक ठीक है ही, तो एक तो मूल चाहत है ही कि हर मानव न्याय का याचक ही है, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक ही है और सत्य वक्ता होता ही है। ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर मनुष्य में है ही, पर परंपरा सड़ी थी, शिक्षा सड़ी थी, इस कारण से उसमें वो अलग गति, एक अपराध गति या फिर गलती करने की गति रूप में दिखती है। और हर मनुष्य चाहत के रूप में सही को ही चाहता है, गलती को चाहता नहीं है। इसके साथ साथ एक और बात है कि कोई भी मनुष्य के सामने अगर सही अवसर आ जाता है, एक मिनट बस है ना, बस एक, हाँ, तो हर मनुष्य मतलब मानव ही, ज्ञानावस्था ही एकमात्र इकाई है जो सुखी हो सकती है और सुखी बराबर समाधानित हो सकती है। तो बाबा जी ने लिखा ही है कई बार कि चाहे पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था कैसी भी हो, और मनुष्य में मनुष्य की भी कितनी भी बुरी हालत हो, वो उनसे बहुत बेटर है, क्योंकि वो ही समझ सकता है और वो ही सुखी हो सकता है, वो ही मानवीय व्यवस्था बना सकता है। तो इसीलिए मनुष्य तीनों अवस्थाओं से ऊपर ही है और हर के रूप ही है। और अवसर मिलने से मतलब ये एक और बहुत सूत्र मुझे याद आ रहा है, एक और बहुत सुंदर सा सूत्र है, हर मनुष्य गलती करने का भी लेकर जन्म लेता है और सही, तो गलती करने का भी पूनम आंटी जी,
आपकी ना आवाज मुझ तक कट कर आ रही है, तो वो हेलो। सूत्र कंप्लीट नहीं हो पाया। हाँ, आप वापस से अच्छा, बोलिएगा। जी जी, मैं एक सूत्र का बता रही थी कि हर मनुष्य को गलती करने का अधिकार भी है और सही करने का अवसर भी है। गलती करने का अधिकार लेकर, क्योंकि मनुष्य कर्म स्वतंत्र है, इसलिए गलती करने का अधिकार है, इसीलिए गलती कर देता है। सही करने का जितना अवसर देंगे सही भी करेगा ही। तो ये सब कुछ आधार है जिसके आधार पर हम कहते हैं 91% मनुष्य, क्योंकि वो ही सुखी हो सकता है। उसमें मतलब 10 क्रियाएं हैं, जीवन क्रिया पूर्णता हो सकता है, इसीलिए इस बात को कह रहे हैं। आवाज आई क्या? जी आंटी जी, बहुत सुंदर। मतलब यहाँ पे वही बात कनेक्ट हो रही है जो हम कहते हैं ना कि हर पल हर क्षण एक अवसर है। मतलब ये बात भी बहुत सुंदर तरीके से दिख रही है यहाँ। बहुत अच्छा। आज ही जो अचला भाभी भेजते हैं ना बाबा जी की पुरानी डायरी में, आज ही बहुत सुंदर लाइन लिखे हैं, हर व्यक्ति सज्जन ही है, ऐसे करके हर व्यक्ति से मिला जाए। है ना, ये कितनी सुंदर लाइन है। हर व्यक्ति सज्जन ही है, हम क्यों उसकी बुराई को देख रहे हैं, क्यों नहीं उसकी एक श्रेष्ठता हम पर हावी हो पाती। हर व्यक्ति सज्जन ही है। तो हर बार हम जब जैसे हमारे बच्चे हैं या हमारे भाई बहन हैं, हम उनसे रोज रोज मिलते हैं, हम उनके साथ जीते हैं, तो उनकी बुरी बातें हमें याद रहती है, हम नई दृष्टि से उन्हें देख ही नहीं पाते। तो हर बार हर बार जब नया दिन हो रहा है, तो वो सज्जनता की दृष्टि के साथ ही उन्हें देखिए, कितना कुछ शायद उनमें बदल चुका हो या हम में बदल चुका हो। तो ये भी एक नजरिया है। जी दीदी, मेरी बहुत ही सुंदर लाइन है। बहुत सुंदर, पर बहुत बहुत सुंदर। डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट। ठीक बात है, खूब आंटी बढ़िया। जी, यहाँ तो पे ना एक जिज्ञासा बन रही है। हाँ, मतलब इस चीज को मैं ट्राई करती हूँ एक्चुअल में कि मतलब जैसे मैंने ये भी सुना था एक बार शिविर में कि 7 साल में एक मनुष्य पूरी तरह से बदल जाता है। मतलब शरीर का एक एक कोश, एक एक सेल चेंज हो चुका होता है। हम्म, और जीवन में तो किस क्षण कुछ निष्कर्ष बन जाए और व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, हम मूल्यांकन नहीं कर सकते। मतलब हर पल हर क्षण जो वर्तमान में स्थिति को देखने की बात होती है कि आज व्यक्ति कैसा है, उस चीज को मैं कोशिश करती हूँ। पर फिर जब हम अगर उसे देखते हैं कि हाँ ठीक है, और फिर हमको कुछ नेगेटिव या कुछ ड्रॉबैक मिलता है, तो वहां उस चीज को कैसे ठीक किया जाए। स्वयं में विश्वास, मतलब स्व और शरीर का अध्ययन। जितना जीवन ज्ञान का अध्ययन करेंगे तो हम हमारा पूरा ध्यान स्व में ही केंद्रित होना है। ऊर्जा का अंतर्नियोजन, अभी वो प्रक्रिया जब चालू नहीं रहती तो ऊर्जा का बहिर्गमन में हम अपनी शक्तियों को अपव्यय करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो जितना जीवन ज्ञान को अध्ययन करिए, उतना स्वयं में ये जितना मतलब निरीक्षण परीक्षण ये गलत नहीं है। मनुष्य विचार करेगा ही, निरीक्षण परीक्षण करेगा ही, पर किसका करे? तो वो स्वयं है, ऊर्जा का अंतर्नियोजन में इसको शिफ्ट करना है। ये मेरे को थोड़ा मेरी और आवाज? क्लियर समझना पड़ेगा। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है आंटी जी। हाँ, हाँ, मतलब अभी हमारा पूरा ऊर्जा का बहिर्गमन हो रहा है दूसरे को जांचने में, है ना। तो ऊर्जा तो है ही, और वो ऊर्जा असीमित ऊर्जा है। वो ऊर्जा है तो वो कुछ ना कुछ ऊर्जा तो करेगी, उसे कोई ना कोई भोजन चाहिए। उस ऊर्जा का अंतर्नियोजन मतलब स्वयं को समझने के लिए, स्वयं की क्रियाओं को समझने के लिए, मैं कैसी हूँ, मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही स्वयं को समझना है ना। मतलब चित्त की क्रिया, बुद्धि की क्रिया, आत्मा की क्रिया, स्वादन की क्रिया, निरंतर स्वागत क्रिया, स्वयं को जांचिए। तो परस्परता में जांचेंगे दूसरे को, तो उससे हमारा जागृति हम में विकास नहीं हो पाएगा। तो अपन को क्या करना है, उस ऊर्जा का अंतर्नियोजन करना है, उसको यूज करना है। तो अभी जैसे जैसे हम अपने को जांचते हैं ना, अपन अपने आप को बहुत सम्मानित, अपने में श्रेष्ठता दिखती है, अपना सम्मान करने लगते हैं, है ना। और अपन
मतलब खुद में अभी ये क्या होता है, ज्यादातर हमें अपनी ही नेगेटिविटी दिखती है। कभी लगता है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अपने को मतलब 51% से क्या उससे भी कम अपने आप को अपन आंकते हैं, अपना ही अवमूल्यन कर लेते हैं। तो जैसे हम अपने आप को देखते हैं वैसे ही आईने में दूसरे को देखते हैं। तो स्वयं को अध्ययन नहीं करने से परस्परता में अध्ययन नहीं हो पाता है। तो ये स्वयं का जितना अध्ययन अपन करते हैं स्व का, शरीर का, उतना ही वैसे ही दूसरा देखने लगता है ना। तो परस्परता का अध्ययन कैसे होगा? स्व के अध्ययन से। मनुष्य सबसे विकसित इकाई है, इसी में पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था सब कुछ है। गुरु मूल्य में सब वस्तु समाहित है। तो जितना जैसे आप अपने को समझने लगोगे ना, अपना सम्मान, अपना ठीक ठीक मूल्यांकन करने लगेंगे, उतना उतना परस्परता में अवमूल्यन की स्थिति खत्म हो जाएगी। अपना मूल्यांकन जैसे ही होता है, दूसरे का भी मूल्यांकन होता है। तो ये एक बहुत सुंदर अध्ययन की उपलब्धि होती है। ठीक है हेलो आवाज आई क्या? दीदी हाँ आंटी जी, पूरी दीदी, क्लियरली। ये अपने अपने विचार में ये जो दृष्टि कहाँ कैसे स्थापित होगी कि मैं अपना मूल्यांकन उस गहराई से कर पाऊँ? अभी तो हम जो अपना मूल्यांकन करते हैं ना, वो बाहरी नजरिए से ही कर पाते, जैसे गहराई से आपका विचार इच्छा, तो वो एक जो पैमाने से जो जांचने वाली बात वैसे हो नहीं पाता। तो उसके लिए तो इसमें यही समझ यही रहे हैं। तीन 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 बिंदुओं को ही देखिए स्वयं का मूल्यांकन में। मैं न्याय का याचक हूँ कि नहीं हूँ? अब मैं न्याय का याचक हूँ, कोई मेरे साथ न्याय करे इसकी अपेक्षा है, और मैं भी न्याय प्रदान कर पाऊँ ये भी मेरी अपेक्षा है। मेरे साथ भी लोग न्याय करें, मैं भी सबके साथ में न्याय करूँ। तो इतना कितना कर पाया मैं आवाज कैसा है दीदी? मैं सही। अच्छा, अभी आई मैं क्या? न्याय का याचक हूँ। हाँ दीदी, आ रही है। हाँ, मैं मतलब ये जो तीन बातें हैं मानव के संदर्भ में, कि हर हाँ मनुष्य न्याय का याचक होता है, और एक समय बाद न्याय का याचक ही नहीं रहना चाहता, वो न्याय प्रदान करना चाहता है। आप हम जिस उम्र में हैं, हम अपने आप को न्याय प्रदान वाली क्षमता में देखना चाहते हैं। तो कितना मैंने न्याय को हाँ समझा, अरे ये तो मैंने समझा नहीं, है ना, तो फिर मैं कैसे जीऊंगा? हाँ फिर मैं अपने आप से ज्यादा ही अपेक्षा कर लिया हूँ, है ना। ऐसे अपने में ही देखना, अपने आप को ही देखना। हर इंसिडेंट में अपने आप को जचना, अरे मेरे से क्या हुआ, अच्छा मैंने नहीं समझा था, अरे मैंने तो समझा था। इस तरीके से, उसी तरीके से हर मनुष्य सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है। तो मैं इच्छुक तो हूँ, पर मैंने इसके लिए किया क्या? मैंने सही कार्य समझा है क्या? तो कहाँ से होगा? अच्छा नहीं हुआ तो मैंने समझा है कि हाँ मैंने समझा है। समझा है तो पूरा समझा है कि अधूरा समझा है? इस तरीके से अपने आप को परीक्षण निरीक्षण करते जाएंगे, तो अपने में गति को एक दिन देख पाएंगे। इस तरीके से, है ना, हल्के हल्के अपने आप को मूल्यांकन करेंगे। ये भी और आएगा आगे, आगे की किताबों में ये और स्पष्ट होगा। ठीक। ठीक है, तो समय भी हो गया है ना, 9:20 होने वाले हैं। तो हम यहीं पर अभी अपनी सभा को समाप्त करते हैं। आज की सभा बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही इंटरैक्टिव रही। इस तरह से इंटरैक्टिव में ही लगता है अध्ययन हो रहा है। तो सभी को खूब खूब बधाई। बहुत अच्छा पठन करे कल्पित भाई जी ने, और आप सभी ने बहुत सुंदर प्रश्नोत्तर किया। सभी को खूब खूब बधाई। प्रणाम, बाबा जी को प्रणाम करते हुए सभी को शुभ रात्रि, हरिहर। हेलो दीदी, एक सवाल था मेरा। जी भैया। वो हरिहर का मतलब क्या होता है? स्थिति गति। नहीं समझ में आया। वो जब हर सम लास्ट में बोलते ना हरिहर, वो हरिहर क्या का है? अर्थ होता है स्थिति और गति, यही एकमात्र सत्य है। अच्छा। स्थिति गति अविभाज्य है, इसी को स्थिति गति। जैसे पूछते ना क्या हालचाल है, तो आपकी स्थिति गति कैसी है? अच्छा, स्थिति गति, मैं ये है इसको हरिहर।
ये हरियाली से कुछ तात्पर्य होगा। नहीं नहीं, निरंतर अपनी स्थिति गति हमें पता हो, हाँ, है ना। दूसरे की स्थिति गति तो अपन बहुत जांचते हैं, खुद की हरिहर स्थिति और गति क्या है, हरिहर। मतलब स्वयं में ही हरना है ऐसा। हाँ, ठीक बात है। ठीक है, सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते दीदी, थैंक नमस्ते यू सो सभी मच, को। थैंक यू, गुड नाइट। नमस्ते सभी को। थैंक यू। नमस्ते सभी।